वो इनडायरेक्ट मेथड जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे ना, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। अभी तक हम लोग कितने मेथड डिस्कस कर चुके हैं? कितने मेथड डिस्कस कर चुके हैं? 2। फर्स्ट वन मेथड इज and the second one method is, first one is triangulation method और second one is radar method. Okay, now it's a term of another method, parallax method. प्लीज ध्यान से सुने, ये आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट है कि पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, पैरेलैक्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो यही समझना हमें पड़ेगा। पैरेलैक्स मेथड पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, उसको समझने से पहले इस पैरेलैक्स शब्द के मीनिंग को समझना जरूरी है। स्टूडेंट्स, पैरेलैक्स का मीनिंग होता है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में डिफरेंस महसूस होना विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में डिफरेंस महसूस होना विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड, लेकिन कब? फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस। यस, आई एम टेलिंग हियर, फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? मैं आपके सामने इस तरह से, प्लीज ध्यान से देखिएगा, मेरे सामने ये पेन है। अभी मैं आपको पैरेलैक्स मेथड का जो डेमो दे रहा हूं, पैरेलैक्स का जो डेमो दे रहा हूं, वो हम आपके सामने इस पेन को लेकर के मैं आपको पैरेलैक्स का मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा। एंड देन हम इस चीज को समझेंगे कि ये पैरेलैक्स का जो कंसेप्ट है, ये स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक स्टार्स और प्लैनेट्स, स्टार की डिस्टेंस निकालते हैं तो इस कंसेप्ट का स्पेस में कैसे यूज होता है, और प्लैनेट का साइज जब निकालते हैं किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का, उस साइज को निकालने के लिए भी पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल होता है। क्लियर? क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ मेरे सामने ये पेन है जिसको मैंने अपने राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि बिल्कुल आंखों के बीच में जो लाइन है, जो नोज है, उसके बिल्कुल स्ट्रेट में, नाक की सीध में, सिंपल भाषा में इस्तेमाल करें तो। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी लेफ्ट आई जैसे ही क्लोज करता हूं तो मुझे बोर्ड का ये लिखा हुआ मैटर, जो भी मैंने लिखा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है, बस मुझे नाम जो लिखा हुआ है ना, फिजिक्स इन्फो, सिर्फ ये दिखाई दे रहा है और मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा। अब तुम सोचोगे सर इसमें पोजीशन कैसे चेंज होगी? यही तो कंसेप्ट है। आप लोगों को ये घर पे डेमो करना है। आप लोगों को सिर्फ लेफ्ट वाली पोजीशन नहीं देखनी, आपको बैकग्राउंड में सारी चीजों को देखना है। कैसे? जहां तक आप देख सकते हो। मैं आपको एक सजेस्ट करूं, एक पॉइंट। आप लोग घर में जो दीवार है ना, दीवार के सामने जो प्लेन दीवार है, वहां पर इस चीज को अप्लाई मत कीजिए, आपको उसकी पोजीशन समझ में नहीं आएगी। आप कोई रिटन मटेरियल हो, कोई पेंटिंग हो, ठीक है, या कोई मार्क ऐसा हो, उसके सामने पेन को रख के देखो और फिर अपनी लेफ्ट आई से देखो, एक बार पेन को देखो, एक बार बैकग्राउंड को देखो। जैसे बोल रहा हूं वैसे करना है। लेफ्ट आई क्लोज करके एक बार पेन को देखो, एक बार बैकग्राउंड को देखो। पेन के पीछे की बैकग्राउंड को, सारी बैकग्राउंड को नहीं, पेन के जस्ट पीछे की बैकग्राउंड को। और अब मैं राइट आई से बंद कर रहा हूं।
अच्छा एक चीज और है, मैंने ये बिल्कुल बात होनी चाहिए क्लियर कि जो ये पेन है ना, ये बिल्कुल सेम पोजीशन में होना चाहिए। फिलहाल तो मुझे इन दोनों को चेंज करना पड़ा, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से। अब मैं अपनी राइट आई जैसे ही क्लोज करूंगा, जैसे ही राइट आई क्लोज करूंगा तो मुझे मोबाइल जो है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं फिलहाल, मुझे आप लोगों की रिकॉर्डिंग बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब मुझे लेफ्ट पे लिखा हुआ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। पेन के पीछे की जो बैकग्राउंड है, अब नोट करने वाली बात यही है। क्या क्या नोट करना है सुनो। लेफ्ट आई को क्लोज किया, आप एक काम कर सकते हैं, तो आप पेन को अपने सामने रख दीजिए ताकि आपके हाथ से उस पेन को उठाने का पॉइंट ना हो। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि आपके लिए आसान काम हो जाएगा, क्योंकि पेन की पोजीशन दोनों आईज के अनुसार फिक्स हो जाएगी। जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं यही है वो पैरेलैक्स, कि जब आप अपने सामने रखे हुए पेन को लेफ्ट आई क्लोज करके फिर एक बार राइट आई क्लोज करके पेन और पीछे की बैकग्राउंड को देखते हैं, तो मैं कहता हूं आपको पेन की पोजीशन में चेंज दिखाई देगा 100% 200%। अब आप सोचिए, अब आप ये देखने की समझने की कोशिश कीजिए, आपने ऑब्जेक्ट को तो टच ही नहीं किया, आपने बैकग्राउंड को भी टच नहीं किया, आप तो सिर्फ अपनी लेफ्ट और आप अपनी राइट आई को ही तो क्लोज और डाउन कर रहे हो। एक बार लेफ्ट को क्लोज कर रहे हो, एक बार राइट को क्लोज कर रहे हो। तो ये पोजीशन, जो डिफरेंट पोजीशन जो थी, उस ऑब्जेक्ट को देखने से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं? यस और नो? यस सर। एवरीबडी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यू हैव सो मच टाइम एंड टेक योर टाइम बाय स्टडिंग, बाय डूइंग लाइक दिस, कि आप एक रिसर्च कर रहे हैं। आप किसी चीज को, फिजिक्स में इंटरेस्ट तभी क्रिएट होगा, फिजिक्स में इंटरेस्ट तभी क्रिएट होता है जब फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से पढ़ा जाए। मैं आपको डीपली जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, एटलीस्ट इतना कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसको, उसके बारे में तो आप सोच सकते हैं। तो माय पॉइंट इज स्टूडेंट्स, अब आप खुद सोचिए कि हमारे रूम के अंदर हम इस पेन की पोजीशन को देख रहे हैं और हमें इसकी पोजीशन लेफ्ट और राइट आई क्लोज करने पर डिफरेंट महसूस हो रही है। तो जो आसमान में इतने ज्यादा स्टार होते हैं, सोच के देखिए, उन स्टारों के झुंड में, उन सितारों के झुंड में, उन स्टार्स के ग्रुप में अगर आप किसी एक स्टार को फोकस करें और फिर वही आप उस एक स्टार के विद रिस्पेक्ट में दो डिफरेंट पोजीशन से उस स्टार को फोकस करेंगे, तो आपको उसकी पोजीशन में डिफरेंस नजर आएगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्टार पहले कहां था, अब कहां है। वो बैकग्राउंड स्टार से भरपूर है, उसमें किसी एक स्टार को समझ पाना मुश्किल होता है। नजर हटाई, दोबारा देखा तो देखा कि वो पोजीशन है ही नहीं उसकी, क्योंकि बैकग्राउंड बदल जाता है। बैकग्राउंड कुछ नहीं बदला, जस्ट हमारी आंखों का धोखा है ये, है ना? जस्ट हमारी आंखों का क्या है, क्या है? आवाज आ रही है क्या? तो इस आंखों के धोखे को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है हर्ष, धोखा, पैरेलैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलैक्स। यस, नाउ इट्स टाइम टू डिफाइन वर्ड पैरेलैक्स। पैरेलैक्स को डिफाइन करते हैं प्रॉपरली। देखिएगा क्या मीनिंग है इसका, पैरेलैक्स का। पैरेलैक्स मीन्स, इट मीन्स देयर इज चेंज
देयर इज या एक सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज देयर इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज अपीयर होना, देयर इज चेंज इन पोजीशन अपीयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, of an object with respect to its background, with respect to its background when notice it from two different positions. Yes, पेन को एक बार राइट आई से देखा, एक बार लेफ्ट आई से, तो दो पोजीशन अलग अलग हो गई। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग महसूस हो रही थी क्योंकि दो अलग अलग जगह से देखा था। किसके अकॉर्डिंग? विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड। तो इस अपीयरेंस का नाम ही पैरेलैक्स है, इस अपीयरेंस का नाम ही पैरेलैक्स है। और जो दो पॉइंट लिए हैं ना बच्चों, दो डिफरेंट पॉइंट, उनके बीच का डिस्टेंस तो है ही कुछ ना कुछ, उस डिस्टेंस को बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिस। तो व्हाट इज बेसिस? बेसिस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ observation. Yes, anybody have any doubt or not? Anybody have any doubt? Yes, students. Okay. Yes, very good. It should not be. So this is the meaning of parallax, and in parallax there is a term basis, which is the distance between two points. Yes, now take the screenshot. Firstly take the screenshot. Okay, have you done it? ओके अब बारी ये है, इस पैरेलैक्स मेथड का यूज कहां है। मैंने शुरू में बता दिया था, इस पैरेलैक्स मेथड से हम लोग स्टार की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, किसी प्लेनेट के या किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के साइज को निकाल सकते हैं। क्लियर? यस। बोर्ड क्लियर नहीं है? हाँ भाई, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा क्या नजर? Now we are going to study about the distance of nearby star. तो इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। पॉइंट है जो कुछ फिक्स है, वो क्या है? आप सभी जानते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में
घूमती है। अर्थ क्या, सभी प्लेनेट ऐसा घूमते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे में हम दो पोजीशन कंसीडर करेंगे। कौन सी दो पोजीशन? जो बिल्कुल लास्ट वाली पोजीशन होती है। लास्ट मींस व्हेन द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज मैक्सिमम एंड दैट डिस्टेंस ऑन एन एवरेज वी से this is the position of earth E1 and after 6 months, because you know very well earth take 365 days approximately to complete its revolution, or you can say 1 year. So after 6 months अगर अर्थ सन के इस पोजीशन पर है तो 6 महीने के बाद अर्थ की पोजीशन सन के दूसरी तरफ होगी। इज इट क्लियर माई पॉइंट? एंड यू शुड नो कि अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज जो डिस्टेंस रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आई थिंक यू शुड लर्न अबाउट इट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस 6 महीने के टाइम के दौरान अर्थ की पोजीशन ये और ये, क्योंकि दो डिफरेंट पोजीशन की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। अभी जो मैंने आपको पेन का एग्जांपल बताया था, उस पेन में दो डिफरेंट पोजीशन थी, एक लेफ्ट आई और एक राइट आई। लेकिन बात स्टार की हो रही है, बहुत दूर है अर्थ से, तो उसके लिए दो जो डिफरेंट पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, वो भी बहुत दूर दूर लेंगे हम लोग यहाँ पे। क्लियर? और ऐसे में दिस इज द पोजीशन ऑफ ए नियर बाय स्टार, वी कैन से दैट S1। तो मैं यहां बता देता हूं कि S स्टैंड फॉर सन और S1 स्टैंड फॉर नियर बाय स्टार। कोई भी एक नियर बाय स्टार हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब बारी है इस नियर बाय स्टार और अर्थ की दो डिफरेंट पोजीशन को ज्वाइन करने की। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं इन दोनों डिफरेंट पोजीशन को ज्वाइन करने जा रहा हूं, यानी कि S1 को ज्वाइन कर रहा हूं E1 के साथ और फिर 6 महीने बाद S1 को ज्वाइन करूंगा E2 के साथ। ऐसे में आप जान सकते हैं कि सन और स्टार के बीच की जो रेफरेंस लाइन है, इसके विद रिस्पेक्ट में दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ2। क्लियर? और एक्चुअल में ये θ1 आया कैसे, सवाल यही है। ये θ1 आया जो इस स्टार के नियर बाय स्टार हैं या जो बहुत दूर स्टार हैं, उनके हमने रेफरेंस लाइन, उनको हमने रेफरेंस लाइन माना। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग ये जो एंगल दिखा रहे हैं θ1 θ2, ये मेजर कैसे करेंगे बताओ? यस स्टूडेंट्स, ये भी और ये भी लाइट रेज फ्रॉम फार ऑफ स्टार्स को हम रेफरेंस लाइन मान रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, टेल मी अबाउट इट। पहली बात तो हम देख किससे रहे हैं? अर्थ से स्टार को जो देख रहे हैं, तो किस ऑपरेटर से देख रहे हैं? बताइए। ऑब्वियसली टेलीस्कोप, और वो भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कैसा टेलीस्कोप है स्टूडेंट्स? यस, कैसा टेलीस्कोप है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। लास्ट टाइम ट्रायंगुलेशन मेथड की बात हुई थी ना, उसमें कौन सा टेलीस्कोप था?
उसमें कौन सा टेलीस्कोप था? यस, इट वॉज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और अब हम अर्थ से किसी स्टार को देखेंगे तो उसके लिए किस टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर? नाउ अर्थ से सन की स्टार की इस डिस्टेंस को हमने मान लिया L, और 6 महीने बाद जब अर्थ यहां पर होगा तब भी उस डिस्टेंस को हमने मान लिया L। अब हमारे सामने S1E1 और S1E2 दोनों की डिस्टेंस है L। क्लियर? और θ1 क्या है? एंगल। टेलीस्कोप से जब हम देख रहे थे स्टार को तो हमने टेलीस्कोप को कितने एंगल से घुमाया, ये हमने इस रेफरेंस लाइन से, ये रेफरेंस लाइन कैसे ली गई? फार ऑफ स्टार, कि ऐसा लग रहा हो मान लो जो उस स्टार के नियर बाय स्टार है, बहुत दूर जो स्टार है उनसे निकलने वाली रे हमेशा पैरेलल रेस के रूप में आती है, तो उनको हमने एक रेफरेंस लाइन के तौर पर यहाँ θ1 और θ2 मेजर करने के लिए देखा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एंगल इक्वल होगा, जरूरी नहीं है और हो भी सकता है और नहीं भी। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो ऐसे में अब मुझे ये बताइए, हमारे पास एक ट्रायंगल तैयार हो गई SE1E2। अब मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन ट्रायंगल SE1E2 मैंने बेशक इसको ट्रायंगल का नाम दिया, लेकिन E1E2 भले ही हमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, लेकिन इसको हम आर्क लेंथ के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप सोचेंगे सर आर्क तो ऐसा होता है, ये थीटा होता है, ये आर्क लेंथ है और ये रेडियस होती है, तो हमने इसे आर्क का नाम क्यों दिया E1E2 को? स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो कर्व लाइन दिखाई नहीं देती, कर्व लाइन भी स्ट्रेट लाइन अपीयर होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कर्व है, ये नजदीक जाने पर पता लगता है, लेकिन जब दूर होता है वो, तो वही कर्व लाइन स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एंगल जो मैं दिखा रहा हूं, ये एंगल बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं होते, इन एंगल की वैल्यू स्मॉल होती है। हालांकि मेरे पास दूसरा तरीका भी है, परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेन्यूज वाला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वाला कंसेप्ट भी मेरे पास है। वहां से साइन थीटा बना जाएगा, पर साइन θ1 को बाद में हम θ1 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? मैथमेटिकल टूल्स में ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि जब एंगल स्मॉल होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, जब एंगल स्मॉल होता है उस केस में साइन θ1 और टेंजेंट θ1 दोनों स्मॉल एंगल की तरफ इशारा करते हैं, θ1 के इक्वल होते हैं। लेकिन जब बात cos θ1 की हो और उसमें यह कहा जाए कि ये बहुत स्मॉल है, तो वो 1 के इक्वल होता है। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल मैं यहां पे कर रहा हूं, तभी मैंने E1E2 को आर्क माना, और जैसे ही हम लोग आर्क मानेंगे, और आप जानते हैं कि थीटा बराबर आर्क अपॉन में रेडियस होता है, तो अब आप इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताइए कि यहाँ आर्क कौन है, E1 और E2, और रेडियस कौन है, S1E1 कहें या S1E2, बात एक ही है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? जो भी मैंने 5 से 10 मिनट में लगातार बोला, सभी को ये बात समझ में आ गई क्यों और कैसे?
यस स्टूडेंट्स, तो कोई डाउट नहीं रखना बिल्कुल भी। हमारे पास इस डिस्टेंस को निकालने के दो मेथड है, ट्रिग्नोमेट्री से भी और आर्क अपॉन रेडियस वाला मेथड भी। तो मैं यहाँ पे आर्क बाय रेडियस वाला मेथड लगा रहा हूं, और आर्क मैंने क्यों कहा इसको वो मैंने आपको समझा दिया। सो नाउ रेडियस का काम कौन करेगा? S1 E1। तो अब डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। देयरफॉर θ1 प्लस θ2 इज एंगल आर्क E1 E2 और अपॉन में रेडियस कौन? S1 E1। और आपके सामने S1 E1 की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, मैं इसे रब कर रहा हूं, समझाने के लिए लिखा था मैंने ये। अब आप फटाफट ध्यान से देखिए कि E1 E2 कितना है। E1 से लेकर के E2 1 AU दैट इज 2 AU, मतलब 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट मींस S1 E1 इक्वल टू E1 E2 डिवाइडेड बाय θ1 प्लस θ2। S1 से E1 है L, E1 से E2 है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और θ1 और θ2 ये आप अपने टेलीस्कोप से निकाल सकते हैं। वो इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि टेलीस्कोप कितने एंगल से घूमेगा वो आपके हाथ में ही है, क्योंकि टेलीस्कोप को आप ही घुमा रहे हैं, आप ही टर्न कर रहे हैं। तो वो एंगल टेलीस्कोप की रीडिंग से पता लग जाएगा। और 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू हमें पता है, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि वो जो स्टार है अर्थ से कितनी डिस्टेंस पर है। यस, टेल मी इफ एनी स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? मुझे लगता है समझ में नहीं आया तुम्हें। अरे नहीं आया? समझ में नहीं आया क्या? आशीष, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा पैरेलैक्स मेथड है ये। मतलब आज हम ये सीख चुके हैं कि किसी स्टार की डिस्टेंस को कैसे निकालना है, बस हमें कोई टेलीस्कोप पकड़ा दे। क्यों, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? जी 6 महीने बाद तो मैं नागौर में हूं। 6 महीने बाद मैं आपको देश के दूसरे कोने में मिलूंगा, अर्थ के दूसरे कोने में मिलूंगा, सन के अपोजिट। टेलीस्कोप मेरे पास है ही, टेंशन मुझे है नहीं, है क्या नहीं? चल पड़े स्टार की डिस्टेंस को मेजर करने। टेक द स्क्रीनशॉट। सोनार, मीनिंग ऑफ सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड एंड रेंजिंग। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। मैक्सिमम यूज कहां होता है पता है इसका? इसका मैक्सिमम यूज होता है अंडर वाटर। ठीक है, हालांकि साउंड की भी अलग अलग रेंज होती है। यू हैव स्टडीड अबाउट दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड, सोनिक बूम, इंफ्रासोनिक साउंड। 5 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी के साउंड को इंफ्रासोनिक कहते हैं, बल्कि मैं कहूंगा 20 हर्ट्ज से कम, जो ह्यूमन की रेंज से बाहर है।
और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा साउंड की फ्रीक्वेंसी को, जो फ्रीक्वेंसी है उस साउंड को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो साउंड सोनार एक डिवाइस है जिसमें साउंड को नेविगेट होता है कि भेजना और रेंज का पता लगाना, और अल्टीमेटली इसका यूज जो होता है वो कैसे होता है, अंडर वाटर। दिस मेथड इज यूज्ड, प्लीज ध्यान से सुने कि इस मेथड का यूज कैसे होता है। यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, this method is used to find the distance of objects lying underwater, like submarines, depth of sea, obstacles like islands, etc. ठीक है, इस मेथड का यूज होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंडियन आर्मी है, जैसे इंडियन नेवी है, सॉरी इंडियन नेवी है, तो हमारा सबमरीन जो है अंडर ओशियन जब होता है तो इससे पता लगता है कि वहां से कितनी दूर जो दुश्मन का जो सबमरीन है, जो एनिमीज हैं, जो एनिमीज कंट्री, जो नियर बाय कंट्रीज है, उनका जो सबमरीन है वो कितने डिस्टेंस पर है। जब शिप में जाते हैं ओशियन टू ओशियन, जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो समुद्र के नीचे ऑब्स्टेकल कहाँ है इसका पता लगाने के लिए भी, ऑब्स्टेकल का पता लगाने के लिए भी सोनार मेथड का इस्तेमाल होता है। और स्वाभाविक है कि जो ओशियन की जो डेप्थ है वो फाइंड आउट करने के लिए भी इस मेथड का इस्तेमाल होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, जस्ट थोड़ा सा टॉपिक है ये, ध्यान से सुन लेना। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन कैसे इसका इस्तेमाल होता है, क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया। कैसे ये काम करता है, इसमें साउंड भेजा जाता है। साउंड इज, साउंड वेव्स, बल्कि साउंड वेव्स में कहूंगा, साउंड वेव्स आर इंजेक्टेड, आर इजेक्टेड, इजेक्टेड होता निकलना, फ्रॉम सोनार, फ्रॉम सोनार। सोनार डिवाइस से साउंड को निकाला जाता है, साउंड वेव्स को, एंड इट कम बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग, after striking to the obstacle। सेम जैसा कि रडार में था। रडार में उसमें फर्क क्या है, रडार में रेडियो वेव्स थी ना, और रेडियो वेव्स क्या होती है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और साउंड वेव्स होती हैं मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स क्या होती हैं? यस, मैकेनिकल वेव्स। तो यानी कि सोनार मेथड इस्तेमाल कैसे होता है कि साउंड वेव्स को सोनार डिवाइस से निकाला जाता है, ऑब्स्टेकल से टकरा के ये सोनार डिवाइस में वापस आ जाती है। अब बात आती है कि डिस्टेंस कैसे पता लगाएं। देखो, डिस्टेंस 2D, क्योंकि सोनार डिवाइस से ऑब्स्टेकल से टकराना और फिर वापस आना 2 टाइम्स डिस्टेंस हो गया, स्पीड v टाइम t, तो अगेन डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया,
b मल्टीप्लाई t बाई 2। सो दिस इज व्हाट, क्या है ये है डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस है बच्चों, किसकी डिस्टेंस है ये बताइए। अरे किसकी डिस्टेंस है भाई, किसकी डिस्टेंस है। आंचल समझ में आ रहा है क्या? तो बेटा बोल क्यों नहीं रहे आप लोग?